हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस। क्या पढ़ेंगे? एपोप्टोसिस। देखिए, ये मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। एपोप्टोसिस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो बच्चों, आप लोग एपोप्टोसिस पढ़ने से पहले अपनी ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव कर लीजिए, क्योंकि एपोप्टोसिस आपको अगर अच्छे समझना है तो आपको मेरी बातों को अच्छे से सुनना पड़ेगा। ठीक, एपोप्टोसिस को आप हल्के में मत लीजिएगा और इसको ज़्यादा गंभीर रूप से भी मत लीजिएगा। ये मॉडरेट टॉपिक है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है आप उसको सुने ही नहीं है। ठीक है, तो एपोप्टोसिस आपको पढ़ना है। एपोप्टोसिस को बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, PCD, प्रोग्राम सेल डेथ। यहाँ पे हमने लिखा है। देखिए, हमने माइटोसिस कर लिया, मियोसिस कर लिया। ठीक, माइटोसिस हमने कर लिया, एक सेल से दो सेल बन रही है। ये भी आगे करेंगी, ऐसे बनती जाएंगी, ऐसे बनती जा रही है ना, बनती जा रही है, इससे भी बनती जा रही है। आपने सोचा नहीं कि हो सकता है कि यहाँ हमारे बॉडी में ढेर सारी सेल बन जाए, बहुत सारी सेल बन जाएंगी ना, लेकिन हमारी बॉडी में एक फिक्स नंबर ऑफ सेल की जरूरत है ना, बहुत सारी सेल की जरूरत तो है नहीं। अगर ये ढेर सारी सेल बन जाएंगी तो हमारी बॉडी में ट्यूमर बन जाएगा ना। क्या ट्यूमर एक्चुअली में आपको जनरली होता है? नहीं होता है। कैंसर हो जाएगा, ढेर सारी अब कैंसर क्या है? अनकंट्रोल सेल ग्रोथ ऑफ सेल है। सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है। तो अगर ढेर सारी बहुत सारी सेल हमारी बॉडी में बन जाएंगी तो हमको ट्यूमर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। ऐसा होता है क्या? जनरली नहीं होता है। जब आपको वो ट्यूमर वो हो रहा है तो होता है, जनरली तो सबको तो नहीं होता है ना। लेकिन सबकी बॉडी में हमेशा सेल डिवाइड कर रही है, एक सेल से दो। आपने देखा था 24 घंटे की सेल साइकिल थी, 24 घंटे में एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जा रही थी ना। तो लगातार ऐसे सेल तो डिवाइड हो रही है हमारी बॉडी में, लगभग मिलियंस ऑफ, ये लगभग 10 या मोर देन इससे ज्यादा सेल है। तो हर सेल डिवाइड करें तो बहुत सारी सेल एक दिन में डिवाइड हो जाएंगी, इससे ये दुगनी हो जाएंगी, 2:10 हो जाएंगे ना। नेक्स्ट डे में 4:10 हो जाएंगे। तो लगभग सब सेल डिवाइड हो रही है हमारी बॉडी में, कम ही सेल की जरूरत है। तो ये सेल हो रही है क्या? इन सेल का हो क्या रहा है? तो उन सेल को जो पुरानी सेल हो गई है, देखिए, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एक छोटा सा छोटा बैक्टीरिया हो, या बड़ा सा बड़ा आप वेल ले लीजिए या फिर एक ह्यूमन की ले लीजिए, इनकी एक फिक्स लाइफ साइकिल है। नेचर में कुछ भी है, चाहे प्लांट एनिमल से लेके वेल वगैरह को लेकर डायनासोर ही था, उनकी भी एक लाइफ स्पॉन थी। सब ऑर्गेनिज्म जहाँ भी जितने भी धरती पे है, इस अर्थ पे है, बायोस्फीयर पे है, उनकी एक फिक्स लाइफ टाइमिंग है। एक फिक्स लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद उनको अल्टीमेटली इस पंच तत्वों से जो बने हैं, उन पंच तत्वों में इनको विलीन होना ही होना है। तो हमारी सेल जब इनका भी एक लाइफ स्पान है, फिक्स लाइफ स्पॉन है। ठीक, ये अपना लाइफ स्पॉन कंप्लीट करने के बाद इनका भी डेथ हो जाता है ना। लेकिन इनका डेथ नेचुरल तरीके से होता है, इसी को बोलेंगे एपोप्टोसिस। जो सेल बन गई है, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है, उनका काम पूरा हो गया है, तो उन सेल को डेथ कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, नेचुरली मार दिया जाता है। प्रोग्राम्ड होता है, हमारे जीन में ये इंफॉर्मेशन होता है कि इन सेल को अब हमको मारना है, हमारी सेल को अब मारना है, इस सेल को मारना है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ या नेचुरल सेल डेथ। ये नेचुरली रूप से हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रही है, कोई बाय फैक्टर इसके लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे बॉडी का मतलब स्वयं से सेल्फ से मीडिएट हो रहा है। कोई इसको बाहर से आउटर रूप से कोई रिसेप्टर वगैरह इसको नहीं मीडिएट कर रहा है। ये हमारी बॉडी का मतलब स्वयं का, कह लीजिए स्वयं का सिस्टम है, जो सारी काम यहाँ पे हो रही है। अगर ये नहीं होता तो ढेर सारे सेल हमारी बॉडी में बन जाती, हमारे बॉडी में ट्यूमर, ब्रेन, और हमारी बॉडी साइज कितनी इंक्रीज हो जाती ना। हमारी बॉडी की साइज सेल के ही द्वारा है ना। अगर ऐसे ही सेल अनकंट्रोल ऐसे ग्रोथ होता गया, कोई सेल डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, तो हमारी बॉडी की साइज बहुत बड़ी हो जाती कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी साइज एक फिक्स रहती है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा सेल बन रही है, नई सेल बन रही है, नई सेल डेली की डेली बन रही है, लेकिन पुरानी सेल को डेली का डेली मारा भी जा रहा है, उनको डिस्ट्रॉय भी किया जा रहा है। यही है एपोप्टोसिस। आप समझ गए एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस कोई खतरनाक चीज नहीं, ये हमारे लिए फायदेमंद है। आप लोग सुन लिए होंगे सेल डेथ ना,
लेकिन ये सेल डेथ हमारे लिए फायदेमंद है। ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कैंसर हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। इसका बहुत यूज है एपोप्टोसिस का, आप जानते हैं, इसका बहुत यूज है, आपको आगे बताया जाएगा। तो आप एपोप्टोसिस के बारे में समझ गए, एपोप्टोसिस क्या है और ये क्यों हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछ दिया एपोप्टोसिस क्या है, आप बोलेंगे एपोप्टोसिस का मतलब होता है नेचुरल सेल डेथ या फिर प्रोग्राम सेल डेथ, PCD। एपोप्टोसिस क्यों हो रहा है आप बताएंगे सर, बिकॉज क्योंकि हमारी बॉडी में लगातार नई नई सेल बन रही, तो पुराने सेल को डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी बॉडी का जो एक्चुअल साइज है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारे सेल में अनकंट्रोल डेथ से हमारी बॉडी में कैंसर, ट्यूमर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। ठीक, इसलिए एपोप्टोसिस होता है। क्या है एपोप्टोसिस? प्रोग्राम सेल डेथ है। ये इंटरनल रिसेप्टर है जो सेल को डिस्ट्रॉय करना होता है। ठीक, तो देखिए अब हम लोग थोड़ा थियरी देखते हैं एपोप्टोसिस के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा ना एपोप्टोसिस क्या है। एपोप्टोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल सेल डेथ। ये जो सेल डेथ है ये नेचुरल है, किसी बाय फैक्टर के द्वारा नहीं हो रहा है कि भैया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे दिया, कोई मेडिसिन दे गया और सेल को डेथ कर दिया जा रहा है, नहीं। ये हमारे बॉडी का खुद स्वयं की प्रोसेस है। ऑटो इम्यून नहीं कर लीजिए, ये स्वयं का प्रोसेस है, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, हमारी बॉडी का सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। ठीक, उस सेल में ही वो रेगुलेशन की क्षमता होती है कि इसको डीएनए में ही वो क्षमता होती है कि कुछ टाइम तक इस सेल को ये कंट्रोल करेगा, डीएनए इसको ग्रोथ करवाएगा, इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगा। कुछ टाइम बाद इसका डीएनए ही इनको इंफॉर्मेशन देगा कि भैया अब आपको आपका लाइफ टाइम खत्म हो गया, अब आपका अंत समय आ गया है। तो सेल बोलेगी भैया अंत समय आ गया, अब हम चल रहे हैं, अब अपने आप को ये लोग स्वयं डिस्ट्रॉय कर लेंगे, स्वयं डिस्ट्रॉय कर लेंगे। ठीक, तो देखिए एपोप्टोसिस को नेचुरल सेल डेथ कहते हैं क्योंकि ये नेचुरली हो रहा है, और इसको प्रोग्राम सेल डेथ है। जब सेल बन रही है तो वो तभी प्रोग्रामिंग हो चुका है कि इस टाइम बाद आपको डेथ करना है, हमको आपको स्वयं मर जाना है ना, आपको डाई हो जाना है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं प्रोग्राम सेल डेथ। शॉर्ट में लिखा जाएगा ये PCD। तो नो एनी कंफ्यूजन, एपोप्टोसिस क्या है ये आपको इस शब्द से आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और डर भी नहीं लगना चाहिए। अब डिफिनीशन देखिए, सीरीज ऑफ इवेंट, सेल को डेड करने के लिए बहुत सारे इवेंट होंगे, ब्लीडिंग होगा, डीएनए श्रिंकेज होगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा और इनका जो सारा मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बहुत सारे इवेंट होंगे दैट लीड टू डेथ ऑफ सेल, सीरीज ऑफ इवेंट दैट लीड टू डेथ। ये एपोप्टोसिस क्या है? डिफरेंट टाइप का इवेंट है, घटनाएं हैं जो सेल को डेथ के कगार पे ले जाती है, मृत्यु के कगार पे सेल को ले जाती हैं। ठीक है, तो एपोप्टोसिस क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट है दैट लीड टू डेथ ऑफ सेल, जो सेल को डेथ के पास ले जाती है। ठीक, इट मेनली अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे सम यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट में भी ये पाया जाता है। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जानते हैं, जनरली एनिमल केस में होता है। ठीक है, आप इस देखते हैं प्लांट हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन एनिमल की साइज फिक्स होती है। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा जो यूकैरियोटिक है, और ईस्ट में भी होता है, ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, इसमें भी होता है। ठीक, इट इज बायोलॉजिकल इवेंट, ये क्या है? बायोलॉजिकल इवेंट है। लीड टू कैरेक्टरिस्टिक सेल चेंजेस, मॉर्फोलॉजी में सेल की चेंज होगी ना, एंड डेथ। ये क्या है? इट इज बायोलॉजिकल इवेंट, यह बायोलॉजिकल घटना है जो ले जाती है सेल में कुछ स्पेसिफिक चेंज होंगी, उनके मॉर्फोलॉजी में, सेल के मॉर्फोलॉजी में स्पेसिफिक चेंज होंगे जो उनको डेथ के करीब ले जाएगी, मृत्यु के कगार पर ले जाएगी। ठीक, तो एपोप्टोसिस क्या है? बायोलॉजिकल इवेंट है जो सेल की मॉर्फोलॉजी में बहुत सारी चेंजेस करता है, उस चेंज के कारण सेल की मृत्यु हो जाती है। दीज चेंजेस, जो चेंज है सेल में वो है ब्लीडिंग, सेल श्रिंकेज, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, डीएनए फ्रेगमेंटेशन या mRNA डीके। ब्लीडिंग क्या है पता है आपको? पहला जो चेंज होगा, जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जैसे ये सेल है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जगह जगह देखिए, ब्लीडिंग मतलब होता है फपकना, रोना वाला जो नहीं होता, ऐसे फपकना।
लेकिन इस केस में हिंदी मतलब ये है, इस केस में इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे उभार बना देगा, ब्लेब बना देगा, ठीक, ब्लेबिंग हो गया। और जो इनके जो सेल हो श्रिंक कर जाएगी, जैसे ये सेल थी ये श्रिंक कर जाएंगी, ये श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है, सेल श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगा। इनका जो न्यूक्लियस है वो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, उसमें वो फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। क्रोमैटिन का भी कंडेंसेशन हो जाएगा, जो क्रोमैटिन मटेरियल था वो कंडेंस्ड एकदम हो जाएगा। डीएनए जो क्रोमैटिन में डीएनए है उसका भी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, वो भी टूट जाएगा। एमआरएनए भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक। हम आपको इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है उसको हम आपको दिखा रहे हैं फिगर के माध्यम से, उसको मैंने थोड़ा नीचे फिट किया है, ठीक। देखिए मॉर्फोलॉजी में देखिए, ये कोई सेल है, ये सेल है, डिवीजन वगैरह अपना एक करोड़ के खाली हो चुकी है। अब ये भैया इनका लाइफ स्पान कंप्लीट होना है, अब इनको करना है एपोप्टोसिस। अब इनके मृत्यु का समय नजदीक आ गया। अब ये करे भैया अब हमारा अंत समय आ गया, अब हम चल रहे हैं, ठीक। तो भैया पहले देखिए इनका क्या क्या हो रहा है। जो इनका सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें रिडक्शन हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, सेल श्रिंक करना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये सेल श्रिंक कर रही है, छोटी हो गई है। इनका जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो जो न्यूक्लियस में है वो कंडेंस्ड हो जाएगा, एकदम कंडेंस्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा। जो न्यूक्लियस है देखिए इनका यहाँ पे बड़ा सा न्यूक्लियस है, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया, छोटे छोटे पार्ट में टूट चुका है। और जो माइक्रोकांडिया का लीकेज हो गया है, इनका मेम्ब्रेन वगैरह डिस्ट्रॉय होने लगती है, उनका जो कंटेंट है सारा साइटोप्लाज्म में निकलने लगेगा। और देखिए इनका मेम्ब्रेन ब्लेबिंग और चेंजेस होने लगता है, इनके मेम्ब्रेन में देखिए ब्लेबिंग बन गया है, उभार बन गया है, ठीक, ब्लेब बन गया है। यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा, ये एपोप्टोसिस हो रहा है, प्रोग्राम सेल डेथ। ये देखिए नॉर्मल सेल है, सेल में देखिए सबसे पहले श्रिंकिंग हो रहा है, और जो इनका क्रोमैटिन मटेरियल है वो उनका कंडेंसेशन होगा। सेल देखिए इतनी बड़ी थी, ये श्रिंक हो गई, छोटी हो गई ना। अब देखिए जो इनका क्रोमैटिन मटेरियल है न्यूक्लियस वगैरह में वो कंडेंस हो जाएगा। पहले ऐसे रहा होगा मान लीजिए, बाद में ऐसे कंडेंस होके छोटा हो गया। जो इनका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में देखिए ये ब्लेब बन गया है, ये ब्लेबिंग हो रहा है, आपको देखने में लग रहा होगा ये अमीबा की तरह दिख रहा है ना, मेम्ब्रेन में ऐसे ब्लेब बन गया। अब जो इनका न्यूक्लियर मटेरियल है वो कोलैप्स हो गया और ब्लेबिंग इनमें कंटिन्यूअस है। पहले देखिए ब्लेब यहाँ तक था, अब ब्लेबिंग अंदर तक हो गया है, ठीक। और देखिए एपोप्टोसिक बॉडी बन जाएगी, जो एक एक ब्लेब के चारों तरफ, जैसे ऑटोफेजिक बॉडी होता है ना, जैसे डिस्ट्रॉय करने के लिए होता नहीं, फैगोसाइटिक सेल जो साइटोसिस होता है उसमें सेल को वो कवर कर लेती है, ऐसे एपोप्टोसिस के लिए एपोप्टोसिस बॉडी बनता है। ये एक एक चीज को एपोप्टोसिस बॉडी कवर करके इनको डिस्ट्रॉय करता है ना, लाइसिस करता है। तो देखिए लाइसिस ऑफ एपोप्टोसिस बॉडी, लाइसोसोम का जो एंजाइम है वो आके इस एपोप्टोसिस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हो गई ना सेल डिस्ट्रॉय, हो गया ना एपोप्टोसिस सेल का। क्या हुआ, सेल का श्रिंकेज हुआ, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंसेशन हो गया, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो गया ना, न्यूक्लियर कोलैप्स हो गया, ब्लीडिंग हो ही रहा है, एपोप्टोटिक बॉडी बन गया और सेल की लाइसिस हो गई, डेथ हो गई। तो समझ में आ गया आपको क्या क्या चेंजेस हो रही हैं सेल को डेथ करने के लिए, ठीक। इतनी सारी चेंजेस हो रही हैं, ब्लीडिंग हो रहा है, क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन हो रहा है, इसका डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, एपोप्टोटिक बॉडी बन रही है, और जो लाइसिस हो जा रहा है अल्टीमेटली, और सेल का डेथ हो जा रहा है, सेल का अस्तित्व खत्म हो गया। ओके, तो इतनी सारी चेंजेस आपको देखने को मिल रही हैं। आइए हम लोग देखते हैं जहाँ पे हम लोग थे। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, ब्लीडिंग हो रहा है, सेल श्रिंकेज हो जा रहा है, सेल श्रिंक हो जा रही है, न्यूक्लियर मटेरियल फ्रेगमेंटेशन हो जा रहा है ना, क्रोमैटिन कंडेंसेशन हो जा रहा है, डीएनए को फ्रेगमेंटेशन में करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, न्यूक्लियस एंजाइम आके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। एमआरएनए को भी, जो आरएनए न्यूक्लियस वाला एंजाइम है, आरएनए है, वो आके डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक। यहाँ पे हमने देखिए एडल्ट जो द एवरेज एडल्ट ह्यूमन लूजेस 50 to 70 बिलियन सेल ईच डे, लगभग 50 से 70 बिलियन सेल एक दिन में एक एडल्ट में लॉस होती है। किसके कारण, एपोप्टोसिस के कारण। ये तो बहुत बड़ी बात है ना, 50 से 70 बिलियन सेल हर दिन डिस्ट्रॉय होती हैं और हर दिन इतना सेल बनती हैं, ठीक। सेल डिवीजन के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा इतनी सेल लगभग बनती हैं, और लगभग 50 से 70 बिलियन सेल वन दिन में एक एडल्ट में, एक ह्यूमन जो एडल्ट है उसमें इतनी सेल एपोप्टोसिस के द्वारा डिस्ट्रॉय होती हैं,
ठीक, समझ में आ गया। तो एपोप्टोसिस का इम्पोर्टेंस कितना है आप लोग सोच लीजिए। एक दिन एपोप्टोसिस ना हो तो भैया साइज कितनी बड़ी हो जाएगी ना। एपोप्टोसिस occurs due to each and every cell have different life span। एपोप्टोसिस क्यों होता है हमने ऊपर भी बता दिया, क्योंकि प्रत्येक सेल का एक डेफिनेट लाइफ स्पान होता है। उस लाइफ स्पान को कंप्लीट करने के बाद उसको अल्टीमेटली डेथ होना ही है। एपोप्टोसिस occurs due to each and every cell have definite life span। After completion of its life span they goes to PCD प्रोग्राम सेल डेथ। प्रत्येक सेल का एक डेफिनेट लाइफ स्पान होता है। जब उस अपने डेफिनेट लाइफ स्पान को वो कंप्लीट कर लेती हैं तो उनको एपोप्टोसिस में पीसीडी में जाना ही जाना है। ये फिक्स है, 100% फिक्स है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता। इनको पीसीडी में जाना ही है, जाना ही है। ठीक, एपोप्टोसिस का सर्वप्रथम डिस्कवरी किसने किया था? कार्ल वोग्ट ने पहले कार्ल वोज ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था प्रिंसिपल ऑफ एपोप्टोसिस को। प्रिंसिपल ऑफ एपोप्टोसिस को पहले कार्ल वोज ने डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था। ठीक, अब देखिए दो चीज होता है। सेल की डेथ दो प्रकार से होता है, एपोप्टोसिस के द्वारा डेथ होता है और निक्रोसिस के द्वारा। यहाँ पे हम आपको एपोप्टोसिस वीएस निक्रोसिस में डिफरेंस बताएंगे। ठीक, दोनों में सेल का डेथ होगा लेकिन कारण डिफरेंट है। ठीक, एपोप्टोसिस में सेल की डेथ होगी और निक्रोसिस में सेल की डेथ होगी। दोनों ही एक समझ लीजिए बेनिफिशियल प्रोसेस है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए हम लोग एपोप्टोसिस क्या है और निक्रोसिस क्या है। पहले एपोप्टोसिस देखिए। एपोप्टोसिस अकर्स ड्यू टू इररिवर्सिबल डीएनए डैमेज या फिर नो यूज ऑफ दैट सेल। एपोप्टोसिस क्यों होता है? क्योंकि उस सेल का हमको कोई यूज नहीं है या फिर उसका डीएनए डैमेज हो गया है, अब उसको सही नहीं किया जा सकता। ठीक, एपोप्टोसिस क्यों हो रहा है? अब इस सेल का कोई यूज नहीं है या फिर इसका डीएनए डैमेज इस तरह हो चुका है कि हम उसको अब सही नहीं रिप्रेस नहीं कर सकते हैं। इररिप्रेसिबल ना, ये है इररिप्रेसिबल, तो इसलिए एपोप्टोसिस हो रहा है। एपोप्टोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको अब इस सेल की फला सेल से हमको इस प्रोटीन को लेना था, ये प्रोटीन बन गई है, अब भैया आपका काम खत्म, आपको करना है डिस्ट्रॉय। ठीक, या फिर इनका इस तरह से डीएनए डैमेज हो चुका है कि हम अब सेल चाह के भी उसको रिपेयर नहीं कर सकती ना। डीएनए रिपेयर हो रहा था लेकिन अगर डीएनए नहीं रिपेयर कर पा रहा है तो सेल को भैया क्या कहेगी, भैया अल्टीमेटली आपका डेथ निश्चित है। अब निक्रोसिस क्या है? निक्रोसिस इज रिजल्ट ऑफ ट्राउमा ओवर इंजरी ऑफ सेल। मान लीजिए अगर कोई सेल है ना, ये सेल है, अभी इसकी लाइफ साइकिल खत्म नहीं हुई है। ठीक, इनको मान लीजिए 4 दिन तक इनकी लाइफ साइकिल थी, अभी इनकी लाइफ साइकिल 2 दिन शेष है। उसी टाइम मान लीजिए इस सेल पे मान लीजिए ये व्यक्ति गिर गया, इसको चोट लग गई और इस सेल में चोट लग गया। ठीक है, इस सेल में चोट लग गया। अब ये सेल ये डैमेज हो चुकी है, ये सेल ना, इसको चाह के भी इस सेल को कवर नहीं किया जा सकता। इसके डीएनए वाली डैमेज हो गया, कुछ और पार्ट डैमेज हो गया। अगर सेल चाहती है अपने डैमेज को प्रिपेयर करना, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल अभी 2 दिन बची है, चाह रही है इसको डैमेज को ठीक करना, लेकिन डैमेज किसी तरीके से किसी कारणवश हो सकता है कोई फैक्टर नहीं मिल रहा जो इसके डैमेज को ठीक करे, ये डैमेज इसका ठीक नहीं हो रहा है, तो सेल को क्या करना होगा? अल्टीमेटली ये सेल खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगी। बाहर से फैक्टर आएंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये है नेक्रोसिस। ये इंजरी या ट्रॉमा के कारण सेल की डेथ हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे तो प्रोग्राम है कि भैया आपकी लाइफ साइकिल खत्म हो चुकी है, आपको जाना है, अब कब्र में आपको जाना है। ठीक, यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल अभी है लेकिन ये तब भी इसकी डेथ हो जा रही है, क्योंकि इस सेल को कोई ट्रामा हो या इंजरी हो चुकी है ना, इसको चोट लग चुकी है, इंजरी हो चुकी है, सेल घायल हो चुकी है। ठीक, तो आपको निक्रोसिस और एपोप्टोसिस में जो मेन डिफरेंस है वो पता चल गया। एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम्ड है ना, उस सेल का कोई यूज ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे उस सेल का यूज है, लेकिन क्या करेंगे, इंजरी हो चुकी है, उस सेल को ट्रॉमा हो चुका है, उस ट्रॉमा को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इस सेल को अपने आप को डिस्ट्रॉय करना ही करना है।
ठीक, वो बाध्य है अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका यहाँ पे, जैसे इसका एग्जांपल है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट देखिए, जैसे हमारी बॉडी में एक इन्फ्लुएंजा का वायरस आया, इन्फ्लुएंजा का मान लीजिए ये वायरस आया हमारे शरीर में, तो T4 लिम्फोसाइट बनी इसके अगेंस्ट ना, T4 लिम्फोसाइट बनी, इस इन्फ्लुएंजा के वायरस को डिस्ट्रॉय कर चुकी। अब भैया इस लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट का कोई T4 नहीं, HIV को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। अब इस लिम्फोसाइट कोई यूज तो नहीं है। अब भैया आपको क्या करना होगा, आप हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी हमारी बॉडी में, ज़्यादा ये हो जाएंगी ना, हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी, तो आपका कोई यूज नहीं है। अब भैया हमारे सेल में जो रेगुलेटिंग मटेरियल होंगे, ब्रेन वगैरह, DNA वगैरह, इनको इन्फॉर्मेशन देंगे भैया आपका कोई यूज नहीं है, आई एम सॉरी, अब आपको अपने आप को डिस्ट्रॉय ही करना है। ठीक, तो T4 लिम्फोसाइट ये हो गई, कोई पैथोजन आया उसके अगेंस्ट ये, सॉरी T4 मैं बोल रही हूँ, लिम्फोसाइट में डिफरेंट टाइप होंगी, सारी की सारी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट का आपको यूज नहीं है, उन्होंने उस पैथोजन के अगेंस्ट बना दिया, एंटीबॉडी बना के इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तब इनका कोई यूज ना रहा, इनको अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय होना ही है। ठीक, निक्रोसिस क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ डेथ इन विच डेथ ऑफ सेल अकर्स ड्यू टू इंजरी और फिजिकल ट्रॉमा। इसमें सेल की डेथ इंजरी या फिजिकल ट्रॉमा के द्वारा होता है। इसका तो मैंने लंबा सा लेक्चर दे चुका है। ठीक, अब देखिए ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वी सी एपोप्टोसिस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय भी एपोप्टोसिस होता है, क्योंकि आपको पता है एक चीज, आपको इसको समझाने के लिए पहले हम पढ़ा दें आपको यहाँ तक। देखिए, जो हमारे मान लीजिए एम्ब्रियो का हैंड है, उसके हैंड के फिंगर के बीच में पता है एक सेल होती है, यहाँ पे सेल होंगी, सेल प्रेजेंट बिटवीन फिंगर, दिस सेल अंडरगो एपोप्टोसिस टू रिमूव दिस सेल। यहाँ पे एपोप्टोसिस होता है ताकि ये सेल हट हट जाए। तो आप सोचेंगे एपोप्टोसिस होगा, फिंगर के बीच बीच की सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो हम एम्ब्रियो के हैंड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं बोलेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो है पैडल लाइक हैंड, पहले एम्ब्रियो का हैंड पैडल लाइक होता है। यहाँ पे इसको दिखाने के लिए आपको नीचे चलना होगा, थोड़ा सा नीचे। देखिए, अगर एपोप्टोसिस फिंगर के बीच बीच में ना हो, यहाँ पे एपोप्टोसिस हुआ, इसका इस एम्ब्रियो का फिंगर इस फिंगर से अलग हुआ, लेकिन यहाँ पे एपोप्टोसिस नहीं हुआ, ये दोनों फिंगर एक ही में जुड़ी रह गई। और देखिए इसके पैर वाले में एपोप्टोसिस नहीं हुआ, ये दोनों उंगलियां एक साथ जुड़ी रह गई। यहाँ पे एपोप्टोसिस हुआ, ये अलग हो गया, ये अलग हुआ। तो एपोप्टोसिस का यूज हुआ कि नहीं हुआ, एम्ब्रियो के अंदर यूज हुआ कि नहीं, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एपोप्टोसिस होगा, लेकिन निक्रोसिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नहीं होगा। आपको समझ में आ गया एपोप्टोसिस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखिए एपोप्टोसिस हुआ तो दो फिंगर एक दूसरे से अलग हो गई, यहाँ पे भी अलग हो गई, सॉरी यहाँ पे अलग हो गई, यहाँ पे नहीं अलग हुई, यहाँ पे एपोप्टोसिस नहीं हुआ, यहाँ पे फिंगर अलग नहीं हुई। ठीक, ये है आपका एपोप्टोसिस का यूज। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय भी एपोप्टोसिस होता है। ओके, आप ये मत समझिएगा कि बस लास्ट टाइम पे ही होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय भी एपोप्टोसिस होता है। तो देखिए यहाँ पे है ना, और ये एपोप्टोसिस निक्रोसिस किस लिए हो रहा है, जब सेल में कोई डैमेज है या फिर इंजरी है या फिर ट्रामा है, तो इसलिए सेल को निक्रोसिस में डेथ होता है। अब हम लोग एपोप्टोसिस वीएस निक्रोसिस में इनका एपोप्टोसिस का करेक्टर देखेंगे और निक्रोसिस का करेक्टर देखेंगे। तो देखिए एपोप्टोसिस और निक्रोसिस का आप लोग करेक्टर देखिए। देखिए एपोप्टोसिस का जो सेलुलर कंटेंट है वो बाहर रिलीज नहीं होता है, सेल के बाहर इसका सेलुलर कंटेंट नहीं रिलीज होता है। जैसे मान लीजिए अगर एक सेल है, जो इसका सेलुलर कंटेंट डीएनए, आरएनए, सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह है, ये सेल के बाहर नहीं आएंगे डिस्ट्रॉय होने के लिए, ये सेल के अंदर ही रहेंगे, लेकिन इनका सेलुलर कंटेंट बाहर आ जाएगा। जैसे डीएनए और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इनका जो सेलुलर कंटेंट है वो सेल के बाहर आ जाएंगे। ठीक, ये क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि इनके डीएनए, इनके कंटेंट के चारों तरफ एपोप्टोटिक बॉडी बन जाती है,
एपोप्टोटिक बॉडी बन जाएगी। मतलब मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसके चारों तरफ एपोप्टोटिक बॉडी बन गई। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके चारों तरफ एपोप्टोटिक बॉडी बन गई। ठीक है। और ये देखिए, ये गाल्जी बॉडी है, इसके चारों तरफ एपोप्टोटिक बॉडी बन गई। तो कोई कंटेंट इसका बाहर नहीं आ रहा है। एपोप्टोटिक बॉडी के पास लाइटिक एंजाइम है जो इसको लाइसिस कर दे रहा है ना, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा और सारे पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडी नहीं बनता है, इसलिए सेलुलर कंटेंट को बाहर आना है ताकि फैगोसाइटोसिस के द्वारा जो मैक्रोफेजेस हैं फैगोसाइटोसिस के द्वारा इनको डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक। एपोप्टोटिक बॉडी क्या है? एपोप्टोटिक बॉडी आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद सेलुलर कंटेंट। इनके पास अपना सेलुलर कंटेंट होगा, अपना अपना डीएनए आरएनए होगा, और ये एंजाइम रखती हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम की तरह, जो उस सेलुलर कंटेंट के चारों तरफ रहती है और उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। यहाँ पे फाइगोसाइटोसिस नहीं होता। ठीक। दीज एपोप्टोसिस बॉडी आर इनगल्फ बाय मैक्रोफेजेस। जो ये एपोप्टोसिस बॉडी बन रहा है, मैक्रोफेज इसको इनगल्फ करके इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे फैगोसाइटोसिस नहीं होता, मैक्रोफेज का यहाँ रोल नहीं होता है। नेक्रोसिस कॉल्ड पैथोलॉजिकल डेथ। नेक्रोसिस को पैथोलॉजिकल डेथ बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम सेल डेथ। यहाँ पे सेल और न्यूक्लियस का श्रिंकेज होता है। यहाँ सेल और सेल ऑर्गेनेल्स में स्वेल अप हो जाता है, ये स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। क्रोमैटिन फ्रेगमेंटेशन होगा, यहाँ पे ब्लेब्स बर्ड लाइक आउटग्रोथ फार्म होता है सेल में, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। जिस सेल को डेथ करवाना है उस सेल में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वो स्वेल अप हो जाएंगी। ठीक। यहाँ पे देखिए एटीपी का यूज होता है इनको सेल को डिस्ट्रॉय करने पे, यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं होता है। एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो मैंने ये आपको इतने सारा डिफरेंस नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में बताया है। एक बार फिर से देखिए, एपोप्टोसिस में सेलुलर कंटेंट रिलीज नहीं होता है बाहर, यहाँ पे सेलुलर कंटेंट बाहर रिलीज हो जाता है। यहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो, यहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एपोप्टोटिक बॉडी क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एपोप्टोटिक बॉडी बनने के बाद इसको मैक्रोफेज अटैक करके डिस्ट्रॉय करती है, यहाँ पे मैक्रोफेजेस में फैगोसाइटोसिस नहीं होता है। नेक्रोसिस को पैथोलॉजिकल डेथ भी कहते हैं, ये प्रोग्राम सेल डेथ है। यहाँ पे न्यूक्लियस और सेल का श्रिंकेज होता है, ये सिकुड़ जाती हैं, यहाँ पे कोई श्रिंकेज नहीं होता है, यहाँ पे ये स्वेल कर जाती हैं। ये मान लीजिए अगर कोई सेल है, एपोप्टोसिस होगा तो ये ऐसे श्रिंक कर जाएगी, लेकिन अगर निक्रोसिस होगा ये और फूल जाएगी। ठीक। यहाँ पे क्रोमैटिन का फ्रेगमेंटेशन होगा और ब्लिप्स बन जाएगा, बट लाइक आउटग्रोथ फार्म ऑन द सेल, लेकिन यहाँ पे सेल की इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, ये एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक। इतना समझ में आ गया? ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक। ये हो चुका है। अब देखिए आप लोग, अब देखते हैं स्टिमुलस और सिग्नल फॉर एपोप्टोसिस। अब सेल है, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने वाली है। अब उसको सिग्नल आएगा कि भैया आपकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, आप अपने आप को डिस्ट्रॉय करिए। ठीक है। डिस्ट्रॉय करने के लिए इनके पास सिग्नल आता है, तो उसी को हम पढ़ेंगे, सिग्नल या फिर स्टिमुलस फॉर एपोप्टोसिस। क्या सिग्नल आते हैं एपोप्टोसिस के लिए, कहाँ से आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक। तो एपोप्टोसिस के लिए दो टाइप के सिग्नल होते हैं, इंटरनल सिग्नल होता है और एक्सटर्नल सिग्नल होता है। देखते हैं हम लोग इंटरनल सिग्नल क्या है और एक्सटर्नल। इंटरनल सिग्नल मतलब सेल के द्वारा ही, सेल के अंदर जो कंटेंट है उनके द्वारा खुद इनको सिग्नल आ रहा है। एक्सटर्नल सिग्नल कहीं और से सिग्नल आ रहा है। ठीक। इंटरनल सिग्नल में देखिए क्या क्या होता है। इंडोप्लाज्मिक ईआर में स्ट्रेस हो जाता है, ईआर स्ट्रेस हो जाता है। ठीक। सीवियर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सीवियर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव रेडिकल इंक्रीजेस। सेल में जो ऑक्सीडेटिव रेडिकल होंगे ये सेल के लिए हार्मफुल होते हैं, इनकी मात्रा सेल में बढ़ जाती है जब इंटरनल सिग्नल होता है। तो ये सब इंटरनल सिग्नल का काम कर देंगे। या फिर एंडोप्लाज्मिक में स्ट्रेस हो जाए, इनकी एंडोप्लाज्मिक में स्ट्रेस हो जाए, तनाव हो जाए। ठीक। या फिर इनमें सीवियर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाए, या सीवियर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब इनमें फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए।
एक्सट्रीम Ca2+ कंसंट्रेशन इन सेल, Ca2+ कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन सेल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, ये भी इंटरनल सिग्नल है सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। या फिर सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, सेल को ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ये ऑटोमेटिक मर जाएगी, उसको एनर्जी नहीं मिलेगा ना, लैक ऑफ एनर्जी से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। या फिर देखिए डीएनए डैमेज हो जाए, डीएनए डैमेज हो गया सेल का, ये भी इसके लिए इंटरनल सिग्नल का काम करेगा। डीएनए डैमेज हो गया, ये डैमेज को रिपेयर करना चाहेगी, अगर रिपेयर हो गया ठीक, नहीं रिपेयर हुआ तो अल्टीमेटली इसको पीसीओडी के पीसीडी के माध्यम में से उस सेल का डेथ हो जाएगा। ठीक, तो इंटरनल सिग्नल में क्या क्या होता है, क्या क्या इंटरनल सिग्नल प्रोवाइड करता है कि सेल को एपोप्टोसिस करना है, इंडोप्लाज्मिक में स्ट्रेस हो जाए ना, तनाव हो जाए, या फिर इनकी जो सेल में ऑक्सीडेटिव जो रेडिकल है उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाए ना, इंक्रीज हो जाए, और एक्सट्रीम कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ये भी सिग्नल काम करेगा सेल को डेथ करने के लिए। या सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ये भी सेल को डेथ के कगार पे ले जाएगा, या फिर उसका डीएनए डैमेज हो जाए। और देखिए अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो क्या क्या है। एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल क्या क्या है, वो है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, टीएनएफ है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल की तरफ काम करता है। जब ये सिग्नल सेल को बाहर से आता है, मिलता है, तो सेल को एपोप्टोसिस करना होता है। ठीक, नोट, जो एक्सटर्नल सिग्नल है वो एपोप्टोसिस करने के लिए एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉलो करते हैं। कौन सी? एक्सट्रिंसिक पाथवे। और जो इंटरनल सिग्नल है वो एपोप्टोसिस करने के लिए इंट्रिंसिक पाथवे का फॉलो करते हैं। इंटरनल सिग्नल इंट्रिंसिक पाथवे को फॉलो करते हैं एपोप्टोसिस के लिए, और जो एक्सटर्नल सिग्नल है वो इंट्रिंसिक पाथवे को फॉलो करते हैं। ये एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे क्या है आगे हम लोग देखेंगे। तो आपने देख लिया एक्सटर्नल सिग्नल क्या है और इंटरनल सिग्नल क्या है। ओके, दोनों समझ में आ गए आपको। अब आगे देखिए आप लोग, मेजर कंपोनेंट यूज्ड इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। मेजर कंपोनेंट विच आर यूज इन एपोप्टोसिस आर कैस्पेजेस है। जो कंपोनेंट मेजर हैं जो एपोप्टोसिस के लिए यूज होते हैं, एपोप्टोसिस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, वो है कैस्पेसेस। कैस्पेसेस क्या है आगे देखते हैं। ठीक, तो मेजर कंपोनेंट जो एपोप्टोसिस के लिए यूज होते हैं वो है कैस्पेसेस। ये कैस्पेसेस क्या है? कैस्पेसेस आर प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्योंकि हमारी बॉडी के मैक्सिमम स्ट्रक्चर प्रोटीन है, प्रोटीन के ही बने हैं ना, प्रोटीन हमारी बॉडी में 60% है। तो मैक्सिमम जो देखिए जो संरचनात्मक इकाई है ये प्रोटीन है ना, ज्यादातर स्ट्रक्चर जो सेल का बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है ना। तो प्रोटीन, ये जो कैस्पेसेस हैं जो सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो बन रहा है मेजर कंपोनेंट वो है प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस का है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये कैस्पेसेस क्या है? प्रोटीएजेस है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। कैस्पेसेस काजेज डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन कंटेंट ऑफ एपोप्टोटिक सेल। जो एपोप्टोसिस में जा रही है उस सेल को एपोप्टोटिक सेल बोलते हैं। तो ये कैस्पेसेस क्या करते हैं, जो प्रोटीन कंटेंट है उस सेल का उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक, अब देखिए न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो है वो भी न्यूक्लियो प्रोटीन का बना है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक भी प्रोटीन में है, उसमें लाइसोसोम में भी प्रोटीन होगा, एंजाइम है वो प्रोटीन ही है ना। तो जितने सारे प्रोटीन कंटेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा कैस्पेसेस। ठीक, कैस्पेसेस हैव सिस्टीन एट देयर सेल्फ कैटालिटिक साइट। आप सिस्टीन एमिनो एसिड पढ़े होंगे। कैस्पेसिस के पास सिस्टीन होता है उसके सेल्फ कैटालिटिक साइट, इसके पास सिस्टीन होता है जो इनको खुद एक्टिव करता है, कैटालिटिक साइट है जो इसको एक्टिवेट करता है। ठीक, बट दे हैव क्लीव आफ्टर एस्पार्टिक रेजिड्यू इन टारगेट प्रोटीन। ये एस्पार्टिक रेजिड्यू, एएसपी रेजिड्यू के बाद ये क्लिप करते हैं टारगेट प्रोटीन को। मान लीजिए इस प्रोटीन को क्लिप करना है, इसके पास मान लीजिए सिस्टीन, लाइसिन, आर्जिनिन ऐसे से है, और यहाँ पे एस्पार्टिक है, एस्पार्टिक एसिड है ना, एमिनो एसिड है। तो एस्पार्टिक रेजिड्यू के बाद यहाँ पे ये
कैस्पेसिस आके इस प्रोटीन को कट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, क्लिप कर देंगे, कट कर देंगे, तो इसका फ्रेगमेंटेशन कर देंगी ना। और इस कैस्पेसिस के पास सिस्टीन होता है जो इस कैस्पेस को एक्टिव रखता है हमेशा, ताकि ये अपना काम हमेशा कर सके। ठीक है, और ये कट कहाँ करती हैं, क्लिप कहाँ करती हैं, एस्पार्टिक रेजिड्यू के बाद। एस्पार्टिक जो इनका एमिनो एसिड एस्पार्टिक एसिड वाला होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ भी कर, जैसे मान लीजिए ये लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहाँ पे देखिए मान लीजिए मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफान है, वैलिन है, ल्यूसीन है, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, यहाँ पे भी ये कट करेंगी। अगर यहाँ पे भी एस्पार्टिक एसिड है, यहाँ पे भी कट करेंगी, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड, यहाँ पे भी कट, तो एस्पार्टिक रेजिड्यू के बाद ये कट करती हैं। ठीक, कैस्पेसिस कहाँ कट करती हैं, एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू के बाद। अब देखेंगे हम लोग टारगेट ऑफ कैस्पेसिस, कैस्पेसिस के टारगेट क्या क्या है, किस टारगेट पे ये काम करती हैं ना। पहला इनका है टारगेट जो है, पहला है प्रोटीन काइनेजेस, दैट इज पीसीके, प्रोटीन काइनेज सी। और अगला पहले में क्या है, प्रोटीन काइनेजेस में एग्जांपल क्या है, पीकेसी, प्रोटीन काइनेज सी, और फोकल एडिशन काइनेज एफएके। तो कैस्पेसिस का टारगेट क्या है, जिसपे ये पहले वर्क करेंगे, जिसको ये डिस्ट्रॉय करना है, इसको सेल का जो प्रोटीन काइनेज है, प्रोटीन काइनेज में देखिए जो पीकेसी है, प्रोटीन काइनेज सी, और फोकल एडिशन काइनेज एफएके। एफए का यूज क्या है, एफए जो है फोकल काइनेज, फोकल एडिशन काइनेज जो के है, एफ ए के, इसका फुल फॉर्म क्या है, फोकल एडिशन काइनेज। इसका यूज क्या है, ये दो सेल को जोड़ के रखता है ना, ये सेल दो सेल है, इनको एफ ए के जोड़ के रखता है। अगर इस सेल का, इसको कैस्पेसिस क्या करेगा, इसको आके दूसरे कलर से बना दे, जो एफ ए के है, कैस्पेसिस आके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो दो सेल एक दूसरे से, ये दोनों सेल अलग हो जाएंगी। हो सकता है एक दूसरे से अलग होने के बाद इनका रेगुलेशन टूट जाएंगे, तो ये सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगी ना। देखिए यहाँ पे लिखा है, सो इफ एफ ए के डिस्ट्रॉय, अगर फोकल एडिशन काइनेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेल एडिशन डिस्टर्ब हो जाएगा। और पी के सी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज सी क्या करता है, अगर इसके डिस्ट्रॉय हो जाए तो सेल सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सेल को कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा, सेल का कांटेक्ट ही टूट जाएगा, तो सेल सोचेगी भैया हमको कोई काम नहीं, हमारा लाइफ स्पान खत्म हो गया है, अब हमको डिस्ट्रॉय होना है। तो पहले में क्या था, प्रोटीन काइनेज सी था और एफ ए के थे ना। एफ ए के क्या कर रहा था, दो सेल को एक दूसरे से जोड़ रहा था, अगर इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, एक सेल दूसरे सेल से अलग हो जाएंगी, कांटेक्ट नहीं रहेगा, इनको सिग्नल वगैरह नहीं मिलेगा, तो ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगी। या फिर जो पी के सी है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो पी के सी सेल सिग्नलिंग में रोल करता है, तो सेल को सिग्नल नहीं मिलेगा, सेल को सिग्नल नहीं मिलेगा, सेल सोचेगी मेरा लाइफ खत्म हो चुका, अब हमको डिस्ट्रॉय होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन काइनेज जो कैस्पेसिस है, ऐसे ऐसे इसका टारगेट है। ठीक है, ये बहुत भैया साइलेंट किलर है, बहुत चोरिस मार रही है, सेल के एडिशन को डिस्ट्रॉय कर दे रही है, दो सेल जुड़ी है ना एक दूसरे से, एडिशन को डिस्ट्रॉय कर दे रही है, सिग्नल को ही नहीं जान दे रही इस सेल के अंदर। वर्क करने के लिए सिग्नल चाहिए, अभी आपको सेल सिग्नलिंग पढ़ना है, तो सिग्नल को ही नहीं जान दे रही है। अगला इनका टारगेट क्या है, साइटोस्केलेटन प्रोटीन। हमने साइटोस्केलेटन प्रोटीन में माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको पढ़ाया है ना, आपने अच्छे से पढ़ा है ना, याद है ना। तो जो एक्टिन प्रोटीन है और इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इनको ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये प्रोटीन के बने ही सब स्ट्रक्चर है, तो कैस्पेसिस क्या करेगा, इनको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो इनमें देखिए क्या करेगा, साइटोस्केलेटन प्रोटीन अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तब क्या होगा, सेल की शेप चेंज हो जाएगा, सेल शेप चेंज हो जाएगा, सेल सोचेगी भैया हमारा वृद्धावस्था आ चुका है, हम बूढ़े हो चुके हैं, हमको डिस्ट्रॉय ही होना है क्योंकि हमारे में डिफेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो अगला जो टारगेट है इनका कैस्पेसिस का, साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, एक्टिन हो चाहे माइक्रोट्यूब्यूल हो ना, स्पिंडल फाइबर वगैरह हो या इंटरमीडिएट फिलामेंट हो, इनके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, सेल का शेप डिस्टर्ब हो जाएगा, ये सब सेल का शेप डिस्टर्ब होगा, सेल सोचे कि भैया अब हमको डिस्ट्रॉय होना है। नेक्स्ट कैस्पेसिस का टारगेट क्या है, इंडोन्यूक्लियस सीएडी। सीएडी का फुल फॉर्म है कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनए। ठीक है, देखिए
पहले जो होता है ये कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनए जो होता है, इसके पास एक इनहिबिटरी सब यूनिट जुड़ी रहती है, तब ये इनएक्टिव होता है। ठीक, कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनए जो है इसके पास एक इनहिबिटरी सब यूनिट होता है, तो ये इनएक्टिव पड़ा रहता है। ठीक, तो कैस्पेज का जो इनहिबिटरी ये है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये क्या करती है, जो कैस्पेज आता है इसको इस इनहिबिटरी सब यूनिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। कैस्पेज डिस्ट्रॉय इनहिबिटरी प्रोटीन, जो इनहिबिटरी प्रोटीन इसके साथ जुड़ा है सीएडी के साथ, इसको कैस्पेज आके डिस्ट्रॉय कर देगा है। तब क्या होगा, जो सीएडी अब एक्टिव हो जाएगा, पहले इनएक्टिव था। इनएक्टिव क्यों था, क्योंकि इसके पास इनहिबिटरी यूनिट थी, आई थी इनहिबिटरी यूनिट। जब ये एक्टिव हो जाएगा सीएडी, तब ये क्या करेगा, देखिए जब सीएडी एक्टिव हो जाएगा तब ये भैया डी न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो चला जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस में जाके क्या करेगा, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कर देगा। ये डीएनए है बड़ा सा, कहेगा चलो आओ आपको मजा सिखाते हैं। आके ऐसे 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 डीएनए को कहीं जगह से कट कर दिया, अब डीएनए खत्म, डिस्ट्रॉय हो गया ना, डिस्ट्रॉय अपना काम कर दिया। कैस्पेसिस डायरेक्ट नहीं वर्क कर रहा है, इनडायरेक्ट वर्क कर रहा है, साइलेंट किलर है, देख रहे हैं ना आप लोग। एफ ए की मतलब पी सी के को डिस्ट्रॉय कर दिया, एफ ए के को डिस्ट्रॉय कर दिया, साइटोस्केलेटन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, अब सी ए डी को भी एक्टिवेट कर दे रहा है। कैस्पेज कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनए, डीएनए क्या है, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है डीएनए। ठीक है, तब जो सी ए डी के पास पहले इनहिबिटरी यूनिट रहती है कि डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करना है, आप शांत बैठे रहो, लेकिन कैस्पेसिस आके इसके इनहिबिटरी सब यूनिट को हटा देती है, तो भैया इनडायरेक्टली काम किया कि नहीं, यहाँ हटाई, ये एक्टिव और डीएनए आपको हम बताते हैं, तब भैया ये डिस्ट्रॉय कर दिया डीएनए को। ठीक, ये हो गया न्यूक्लियस सीएडी। अब देखिए 4-5 टारगेट हमने इसको बताया। कैस्पेसिस का जो मेजर कंपोनेंट था उसका हमने टारगेट बताया, प्रोटीन काइनेज के बारे में हमने बताया, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स के बारे में हमने बताया, इंडोन्यूक्लियस सीएडी के बारे में बताया। तो ये थे इसके टारगेट थे कैस्पेसिस के। कैस्पेस किसके किसको टारगेट करता है। ठीक, अब पाथवे आप एपोप्टोसिस, जो हमने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक स्टिमुलस में आपको, जो एक्सट्रिंसिक स्टिमुलस था वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को फॉलो कर रहा था, जो इंट्रिंसिक स्टिमुलस था वो इंट्रिंसिक पाथवे को फॉलो कर रहा था। अब वही पाथवे दोनों हम पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक, ओके। तो देखिए पाथवे आप एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का पाथवे क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे। माइट्रोकांडियल मीडिएटेड पाथवे भी इसको कहते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे को माइट्रोकांडियल मीडिएटेड पाथवे। बच्चों देखिए, जो मैं आपको एपोप्टोसिस पढ़ा रही हूँ आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च करके देख लीजिएगा। आप लोगों के लेवल का ये एपोप्टोसिस बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। ठीक है, आप पढ़ेंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, एपोप्टोसिस देखिए, ये आप पहले ये टॉपिक नहीं था, अब ये नया टॉपिक है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेक्चर भी कम होंगे आपको मिलेंगे, कॉलेज में भी आपको सही से नहीं पढ़ा जाएगा एपोप्टोसिस। ठीक, या फिर कोचिंग में भी नहीं पढ़ा जाएगा, आपको हम पढ़ा रहे हैं, प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। एपोप्टोसिस को ये जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसको माइटोकॉन्ड्रियल मीडिएटेड पाथवे कहते हैं, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी रोल है। ठीक है, ये जो इंट्रिंसिक पाथवे है ये किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, BCL2 फैमिली प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा, BCL2 फैमिली प्रोटीन। इसमें क्या है, बैक्स है और बैक है, बैक्स और बैक। BCL2 में दो लोग हैं, बैक्स और बैक प्रोटीन है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मीडिएटेड पाथवे जो इंट्रिंसिक पाथवे है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अंदर ही है ना, सेल के अंदर है, इसलिए इंट्रिंसिक पाथवे फॉलो कर रहा है। और इसको लिए जो इंटरनल सिग्नल है, इंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस हो जाए, या फिर Ca2+ बढ़ जाए, या फिर ऑक्सीडेटिव रेडिकल है ये बढ़ जाए, डीएनए डैमेज हो जाए, ये सब इंटरनल सिग्नल है। ये सब जब ये इसको माइटोकॉन्ड्रियल मीडिएटेड पाथवे भी कहते हैं। जब ये सब सिग्नल सेल को मिलते हैं तो इसका जो BCL2 फैमिली ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्ट्रेस हो गया, या फिर कैल्शियम ढेर सारा बढ़ गया, या फिर डीएनए डैमेज हो गया, तो ये BCL2 फैमिली वाली प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी। इस फैमिली में दो प्रोटीन है, बैक्स और बैक, बैक्स और बैक, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इस पैथवे के लिए जो सिग्नल है वो इंट्रिंसिक स्टिमुलस है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखिए आप लोग, देखिए देखिए ये माइट्रोकांडिया है आपका, आपका नहीं सेल का। ठीक है, आपके पास भी तो होगा माइट्रोकांडिया। ये माइट्रोकांडिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन।
इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन में दो जो मैंने BCL2 फैमिली के दो प्रोटीन के बारे में बताया, बैक्स और बैक, ये दोनों यही रहती हैं। जब इसको इंटरनल सिग्नल मिलता है कि भैया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्ट्रेस हो चुका है, या फिर सेल में कैल्शियम आयन जरूरी ज़्यादा हो गया है, या फिर और क्या सिग्नल मिला, या फिर मिल गया भैया फ्री रेडिकल जो सेल में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये सिग्नल मिल गया, इनको स्टिमुलस मिल गया, तब ये इसकी जो BCL2 फैमिली की प्रोटीन है ये एक्टिव हो जाएंगी। बैक और बैक्स एक्टिव हो गई, एक्टिव हो गई। अब देखिए एक्टिव होके बैक और बैक्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना ली स्टिमुलस के प्रेजेंट में। ये तभी बनेगा जब स्टिमुलस मिलेगा, ठीक है। इनको स्टिमुलस मिल गया और बैक और बैक्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स बन गए। ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही बनाए, मैंने जरूरत के लिए यहाँ बनाए, यही कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन मैंने जरूरत के लिए यहाँ बाहर बना दिया, ठीक है, यहीं पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी आपको ऊपर फिगर में बताएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बैक और बैक्स का ऐसे कॉम्प्लेक्स बना है, बैक और बैक्स का कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है ना, माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन खाली, ये परमिएबल हो जाएगा। किसके लिए परमिएबल हो जाएगा? इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो साइटोक्रोम जो सी है, मैंने ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन आपको बताया था, उसमें मैंने साइटोक्रोम के बारे में बताया था ना, साइटोक्रोम सी, बहुत सारे साइटोक्रोम के बारे में बताया था मैंने, साइटोक्रोम बी का भी वहाँ पे नाम लिया था। तो जो आउटर मेम्ब्रेन इसकी परमिएबिलिटी जब उसकी बढ़ गई, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी बढ़ गई, तो साइटोक्रोम सी सेल से, साइटोप्लाज्म से यहाँ पे आने लगेंगे, ठीक है। साइटोक्रोम सी जो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म सेल के आने लगेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में आने लगेंगे। इट फॉर्म व्हील शेप्ड एपोप्टोसोम, ये साइटोक्रोम सी बाहर आके व्हील शेप्ड पहिए के आकार का एपोप्टोसोम बना लेंगे, ठीक है। अब एपोप्टोसोम क्या करेगा, और एपोप्टोसोम वही साइटोप्लाज्म में एक प्रोकैस्पेसिस 9 फैक्टर होता है, ठीक। अभी ये इनएक्टिव प्रोकैस्पेसिस 9, प्रोकैस्पेसिस 9 एक है फैक्टर, ये एपोप्टोसोम इसके प्रेजेंस में ना, प्रोकैस्पेसिस 9 के प्रेजेंस में ये प्रोकैस्पेसिस को एक्टिव कर देता है, ये एक्टिव कैस्पेस 9 में कन्वर्ट हो गया। एपोप्टोसोम प्रोकैस्पेसिस के पास जाता है, वो इनएक्टिव रहता है, उसको एक्टिव करके कैस्पेस 9 बना लेता है, ये इनिशिएटर कैस्पेस है। अब यहीं से एपोप्टोसिस का इनिशिएशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं इनिशिएटर कैस्पेसिस। अब 9 ये एक्टिव हो गया, तो 9 एक्टिव होने के बाद ये कैस्पेसिस 3 और 7 को एक्टिव करेगा। 9 3 और 7, 7 और 3 को एक्टिव किया, 7 3 10 होता है, 9 है यहाँ पे, 9 3 और 7 को एक्टिव करेगा, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। इसी को इफेक्टर कैस्पेसिस बोल रहे हैं, यही इफेक्टर काम करेगा। कैस्पेसिस का क्या काम है, आप देख रहे थे सेल का जो वो PCK वाला था या FAK वाला था, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था, साइटोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर रहा था, यही सब काम कर रहा था ना, सेल सिग्नल डिस्टर्ब कर रहा था। तो अब ये सब कैस्पेसिस 3 और 7 यही काम करेंगे, और सेल को एपोप्टोसिस करना ही पड़ेगा। आपको समझ में आ गया कि नहीं ना, समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में बैक्स और बैक BCL2 फैमिली के दो कंपोनेंट होते हैं, बैक्स और बैक। पहले ये अलग अलग होते हैं, जब कोई इंटरनल सिग्नल स्टिमुलस या फिर सिग्नल इसको मिला माइटोकॉन्ड्रिया को कि भैया ER में स्ट्रेस हो गया है, कैल्शियम आयन या फिर ज़्यादा हो चुका है, या फिर DNA डैमेज हो गया है, सिग्नल मिला इंटरनल सिग्नल, तो जो बैक्स और बैक है ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लिए, कॉम्प्लेक्स बना लिए। तब ये दोनों क्या किए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा दिए। परमिएबिलिटी जब इनकी बढ़ गई, जो साइटोक्रोम सी था वो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में आने लगा। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये साइटोक्रोम मिल के एक व्हील शेप्ड बॉडी बना लिए, उसको बोलने लगे एपोप्टोसोम, ठीक है। अब एपोप्टोसोम प्रोकैस्पेसिस 9 के पास जाता है, इसको एक्टिवेट करके कैस्पेस 9 में, प्रोकैस्पेस को कैस्पेस 9 में कन्वर्ट करता है, यही है इनिशिएटर कैस्पेस, यहीं से एपोप्टोसिस शुरू होने जा रहा है। अब कैस्पेस 9 कैस्पेस 7 और कैस्पेस 3 को एक्टिव करता है। कैस्पेस 7 और 3 यही इफेक्टर कैस्पेस है। ये क्या करेंगे, जो ये सब प्रोसेस हो रहा था, देखिए ये वाला टारगेट जो इनके हैं,
प्रोटीन काइनेज को टारगेट करेगा, एफ ए के को एफ के सी को एक्टिव कर दिया, ये वाला प्रोसेस करवा देगा। या फिर साइटोस्केलेटन प्रोटीन ये वाला एक्टिन इंटरमीडिएट फिलामेंट को इसको डिस्टर्ब कर देगा। या फिर ये जो कैस्पेसिस एक्टिवेटेड डीएनए जो इनमें सेल में डीएनए वगैरह हैं उसको डैमेज करवाने के लिए इसको एक्टिव करवा देगा। ठीक है, इतनी सारी प्रोसेस करवाएगा, ये करवाएगा, ये करवाएगा। सेल का पहले सेल में एडिशन ना, इन दोनों में हटा देगा। फिर इसका जो इंटरमीडिएट या एक्टिन वगैरह प्रोटीन है जो सेल से प्रोवाइड कर रहे हैं इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर जो इसका डीएनए है, डीएनए डैमेज करने के लिए CAD कैस्पेज एक्टिवेटेड डीएनए को इंडोन्यूक्लियोज को एक्टिव करेगा। इतना सारा प्रोसेस करके सेल का अल्टीमेटली डेथ करवा देगा। यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको, यहाँ पे थोड़ा आपको देखने में बहुत ही टफ लगेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए आप BCl2 में मैंने बस 2 ही दिखाया, लेकिन इसमें ढेर सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो BCl2 ये कॉम्प्लेक्स है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको कोई सिग्नल मिला ना, सिग्नल ये आ रहा है स्टिमुलस, ये इनएक्टिव फॉर्म में थे, अब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्टिव फॉर्म में दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ये एक्टिवेटेड बैक्स और बैक है, पहले इनएक्टिवेटेड थे, कोई सिग्नल आया तो एक्टिव फॉर्म में हो गए। एक्टिव फॉर्म में होने के बाद साइटोक्रोम C ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आने लगा, तो ये कैस्पेसिस को एक्टिव करके एपोप्टोसिस करवाएगा। आप लोग को अगर बनाना होगा तो ऐसे चार्ट में फिगर बना दीजिएगा। ठीक, ये होगा आपका इंटरनल पाथवे। अब देखिए आप लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे तब काम होगा जब सिग्नल एक्सटर्नल हो। ठीक है, हमने TNF बताया था, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ठीक है, TNF ये एक्सटर्नल सिग्नल की तरह। एक्सट्रिंसिक पाथवे आप एपोप्टोसिस को डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक्सटर्नल सिग्नल होते हैं साइटोकाइनेज। मेजर रोल ऑफ डेथ रिसेप्टर, सेल के पास डेथ रिसेप्टर होगा, इसका यहाँ पे ज़्यादातर इसी का रोल दिखाया जाएगा। यहाँ पे जैसे देखिए, जो ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे सेल पे एक डेथ रिसेप्टर होता है ना, और डेथ रिसेप्टर का एक डेथ डोमेन होता है, ये है डेथ डोमेन। अब मान लीजिए कोई डेथ फैक्टर यहाँ पे कोई सिग्नल यहाँ पे आया, जैसे TNF है, ये डेथ सिग्नल है, ये एक्सटर्नल सिग्नल है, इस डेथ रिसेप्टर पे ये सिग्नल आ गया, तो जिसका जो इसका डेथ डोमेन है डेथ रिसेप्टर का, वो रिक्यूट्स साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को रिक्यूट्स करेगा। अब ये क्या करेगा, जो प्रोकैस्पेसिस 8 है वहाँ पे प्रोकैस्पेसिस 9 एक्टिव हो रहा था ना, पहले 8 एक्टिव हुआ, पहले कौन सा एक्टिव हुआ, देखिए पहले 9 एक्टिव हुआ, यहाँ पे प्रोकैस्पेसिस 8 एक्टिव हो रहा है पहले, इसी को इनिशिएटर कैस्पेस बोल रहे हैं। ठीक है, फिर ये इसका 2 यूनिट 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इसका एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल है, ये इसको एक्टिव करेगा, ये इसको एक्टिव करेगा, एक्टिवेटेड ईच अदर ना, एक दूसरे को कट एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, अपने अपने प्रो रीजन को ये कट कर देगा, ये इसके प्रो रीजन को कट करेगा और ये इसके प्रो रीजन को कट करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रो जुड़ा है, इनएक्टिव रीजन है, प्रोकैस्पेस 8 का 2 मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, इसी को इनिशिएटर बोलते हैं। तो ये प्रोकैस्पेस 8 क्या करेगा, दोनों ये इसके प्रो को कट करेगा, ये इसके प्रो को कट करेगा, कट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोकैस्पेस सॉरी कैस्पेस में कन्वर्ट होंगे, किस पे, कैस्पेस में। अब कैस्पेस में कन्वर्ट हो गया, तब ये कैस्पेस जो 8 है, कैस्पेस 8 कैस्पेस 3 और 7 को, यहाँ भी 3 और 7 एक्टिव हो रहा है, इसी को बोलना है इफेक्टर कैस्पेस। इफेक्टर कैस्पेस है यही। और यहाँ पे एक चीज याद करना है, यहाँ पे इनिशिएटर कैस्पेस 8 है, वहाँ पे 9 था ना, इफेक्टर 7 है और 3 और 7 है। अब ये क्या करेंगे, वही जो प्रोसेस है, ये क्या क्या है, साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इंडियोन्यूक्लियस CDK को एक्टिवेट कर देंगे ना, और ये या प्रोटीन काइनेज को भी ये वाला प्रोसेस एक्टिव करवा देंगे, तो सेल का एपोप्टोसिस हो जाएगा। ठीक, ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ओके, एक्सट्रिंसिक पाथवे में आप लोगों ने देखा डेथ रिसेप्टर का काम था। ठीक है, अब एपोप्टोसिस का हम लोग देखेंगे रेगुलेशन। क्या देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस। रेगुलेशन देखिए, इनका रेगुलेशन कैसे होता है, BCl2 फैमिली प्रोटीन के द्वारा, इनके पास होता है BH डोमेन। ओके, BH डोमेन होता है। तो देखिए इनके पास रेगुलेशन के लिए देखिए,
देखिए BCL2 जो फैमिली है, इनके पास है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन और है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन और BSC ओनली प्रोटीन। ठीक है, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन में प्रमोट एपोप्टोसिस, इसमें बैक्स और बैक आएगा। जो मैंने बैक्स और बैक बताया वो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन के अंदर आएंगे। इनके पास सेवरल BH डोमेन होता है, यहाँ पे बस एक ही BH डोमेन होता है, इसलिए इसको BSC ओनली प्रोटीन बोलते हैं। इसके पास एक ही BH डोमेन होता है, इसलिए इसको BH ओनली डोमेन बोलते हैं। इसके पास सेवरल BH डोमेन होता है, इसलिए इसको सेवरल BH डोमेन बोलते हैं। इनके पास देखिए प्रमोट एपोप्टोसिस, ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, इसमें बैक्स और बैक आएगा। ठीक, ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है, ये इनहिबिट करती है एपोप्टोसिस को। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन ये इनएक्टिव है, एक्टिव होके एपोप्टोटिक प्रोटीन एपोप्टोसिस को कन्वर्ट करती है। एंटी मतलब अगेंस्ट, ये एपोप्टोसिस को रोकती है। इसमें BCLX BCLHL ये दोनों हैं जो एपोप्टोसिस को रोकती हैं। और BSC ओनली प्रोटीन क्या करती है, ये भी एपोप्टोसिस को प्रमोट करती है लेकिन इनडायरेक्टली ना, ओनली वन BH डोमेन, जैसे पूमा PUMA। तो आपने रेगुलेशन के लिए 3 प्रोटीन देखा, एपोप्टोटिक प्रोटीन, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन और BSC वाली प्रोटीन। BSC वाली क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पास एक ही BH डोमेन है, यहाँ पर सेवरल BH डोमेन है। ये दोनों एपोप्टोटिस को बढ़ा रही हैं, ये एपोप्टोटिस को रोक रही हैं। इसमें बैक्स और बैक है, इसमें पूमा इसका एग्जाम्पल है और इसमें BCLX BCLHL है। तो ये हो गया रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे को दिखाया है। देखिए यहाँ पे हाई ग्लूकोज है, ये सिग्नल की तरह काम किया, TNF को एक्टिव किया ना, कैस्पेसिस 8 को एक्टिव किया, कैस्पेसिस 3 और 7 को एक्टिव करके एपोप्टोसिस करवाएगा। ठीक है, ये देखिए ना। और देखिए, ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिग्नल गया, इसका साइटोस्रोम 3 बाहर आ जाएगा तो एपोप्टोटिक बिस्किल बनाएगा और एक कैस्पेसिस 9 को एक्टिव करेगा और कैस्पेसिस 9 3 और 7 का एक्टिव करके एपोप्टोसिस करवाएगा। ये बहुत इजी डायग्राम है, एग्जाम में अगर आपको शार्ट में लिखना होगा तो ऐसे इसको बना दीजिएगा। ठीक है, देखिए आपके पास अगर लार्ज मैटर है, ज़्यादा मैटर है, ज़्यादा मैटर को आप शार्ट में कर सकते हैं, शार्ट मैटर को आप लॉन्ग में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए लॉन्ग पढ़ा करिए, शार्ट अपने आप हो जाएगा। ओके, अब देखिए एपोप्टोसिस आप इम्पोर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का इम्पोर्टेंस क्या है ये तो आपको पता ही हो गया होगा ना, बस एक बार हम लोग पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, एपोप्टोसिस इज नीडेड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए एपोप्टोसिस बहुत जरूरी है ना। सही बात है कि नहीं, आप इस बात से संतुष्ट है कि नहीं? अगर इम्ब्रियो के हाथ में एपोप्टोसिस ना हो, पैर में एपोप्टोसिस ना हो तो क्या होगा, फिंगर का डेवलपमेंट सही नहीं होगा। और बहुत सारे रीजन है जहाँ पे एपोप्टोसिस होता है। अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा, सेल की साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब ह्यूमन बॉडी की साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो एपोप्टोसिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, एपोप्टोसिस नीडेड टू डिस्ट्रॉय सच सेल लाइक कैंसरस सेल, DNA डैमेज सेल। जैसे मान लीजिए कोई कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल कौन सेल है जिसका अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, कोई सेल है वो अनकंट्रोल रूप से, इसे कोई कंट्रोल ही नहीं है सेल डिवीजन का। जैसे सेल डिवीजन का रेगुलेशन था, हमने रेगुलेशन पढ़ा सेल को कब डिवीजन करना है, हमने चेक पॉइंट भी आपको पढ़ा है रेगुलेशन में। तो कैंसरस सेल का बिना रेगुलेशन का सेल डिवीजन होता है। तो अगर एक कैंसरस सेल कोई है, पता चल गया भैया ये कैंसरस सेल है, तो सेल में सिग्नल आएगा भैया इस सेल को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, मार दीजिए इस सेल को, खत्म हो गया कैंसर। अगर DNA सेल का डैमेज हो गया तो उसका भी एपोप्टोसिस करवा जाएगा। डैमेज DNA के पास साथ क्या करेगा, सेल को, बॉडी को, अगर मान लीजिए इसका DNA डैमेज है, इस DNA डैमेज है, DNA मान लीजिए डैमेज है, इसका डैमेज हो गया, कोई ऐसा प्रोटीन बन गया जो शरीर के लिए हार्म, कोई टॉक्सिक बनाने लगा ना, इसका DNA में डिस्ट्रॉय होके कोई बेस ऐड होके या टॉक्सिक बनाने लगा, तो हमारे सेल को या हमारी बॉडी को या टॉक्सिक सब्सटेंस डिस्ट्रॉय ही होगा ना, नुकसान ही करेगा ना। तो उस सेल को यहाँ पे एपोप्टोसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए भी एपोप्टोसिस जरूरी है, जैसे नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, इम्यून सिस्टम मैच्योरेशन के लिए, मार्फोजेंसिस के लिए और न्यूरल डेवलपमेंट के लिए। एडल्ट में इम्यून प्रिविलेज के लिए, DNA डैमेज कैन वाउंड रिपेयर, वाउंड के रिपेयर करने के लिए। ठीक है, एक्सेस एपोप्टोसिस से क्या होगा, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हो जाएगा। डिफिशियंसी एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस कमी से क्या हो सकता है, कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है,
ज़्यादा एपोप्टोसिस से न्यूरो डिजेनरेसिव डिजीज हो जाएगा और कम एपोप्टोसिस से कैंसर और ऑटो इम्यून डिजीज, HIV, एड्स वगैरह। मैंने एपोप्टोसिस का इम्पोर्टेंस यहाँ पे आपको दिखाया ही था। ठीक है, नीड ऑफ एपोप्टोसिस में वही है। एपोप्टोसिस इन नीडेड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, जैसे जो टाइटपोल होता है ना, उसके पास टेल होती है, तो एपोप्टोसिस के द्वारा जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है उसके टेल को इन्वल्व कर लिया जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फिंगर एंड टोज इन द ऑफ द फ्यूटस, ये भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड ब्रेन, न्यूरॉन और ब्रेन के प्रॉपर कनेक्शन में एपोप्टोसिस का रोल है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, आपका वैसे भी लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, तो देखिए एपोप्टोसिस इज नीडेड टू डिस्ट्रॉय, एग्जांपल सेल इन्फेक्टेड बाय वायरस। एपोप्टोसिस जैसे मान लीजिए कोई सेल है वो वायरस के द्वारा इन्फेक्ट है, पता चल गया भैया ये इन्फेक्टेड है, तो भैया ये अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर लेगी, कैस्पेसिस इसको आके डिस्ट्रॉय कर देंगी। इसको सिग्नल मिल गया कैस्पेसिस को, इस सेल को सिग्नल मिल गया, कैस्पेसिस एक्टिव हो गई और इनको डिस्ट्रॉय कर दी। डीएनए सेल विद डीएनए डैमेज, सेल का डीएनए डैमेज है या फिर कैंसरस सेल है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इंड्यूसर ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को इंड्यूस करने वाला क्या क्या इंड्यूसर है, वही सिग्नल जो मैंने आपको एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल बताए थे, वही टीएनएफ फैमिली, ग्रोथ फैक्टर विथड्रॉल, कैल्शियम, ओंकोजीन, ओंकोजीन मतलब कैंसर काजिंग जीन। ठीक है, न्यूट्रिएंट डेप्रीवेशन, टॉक्सिन्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, ये हैं एपोप्टोसिस को बढ़ाने वाले सिग्नल। ओके बच्चा, तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट एपोप्टोसिस, रेगुलेशन, टाइप्स ऑफ एपोप्टोसिस, उसका सिग्नल और नेक्रोसिस के बारे में। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा होगा। एक बार आपको फिर से दिखा दे रहे हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हमने पहले आपको एपोप्टोसिस के बारे में डिफिनीशन बताया। ठीक है, एपोप्टोसिस क्या है, फिर मैंने डिस्कवरी बताया आपको, फिर मैंने एपोप्टोसिस और निक्रोसिस में डिफरेंस बताया। निक्रोसिस क्या है, एपोप्टोसिस क्या है। निक्रोसिस, निक्रोसिस में सेल की डेथ इंजरी के कारण होता है, कोई ट्रामा के द्वारा, फिजिकल ट्रामा के द्वारा, लेकिन ये तो प्रोग्राम्ड है। ठीक है, हमने फिर दोनों करेक्टर बताया ना, बताया। इसके बाद मैंने इसकी मॉर्फोलॉजी में जो ब्लीडिंग हो रहा है, सेल का डीएनए डैमेज हो रहा है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, क्रोमेटिन का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ये सब मैंने बताया। ओके, इसके बाद मैंने और सब ये सब बताया आपको। फिर हमने सिग्नल फॉर एपोप्टोसिस बताया, इंटरनल सिग्नल और एक्सटर्नल सिग्नल, ये सब हो गया सिग्नल। फिर मेजर कंपोनेंट यूज्ड इन एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस में जो कंपोनेंट यूज हो रहा है वो हमने बताया। उसके उसमें मैंने कैस्पेसिस के बारे में बताया आपको ना, कैस्पेसिस, हमने कैस्पेसिस के बारे में बताया, कैस्पेसिस क्या है। फिर टारगेट ऑफ कैस्पेसिस, कैस्पेस किसको टारगेट कर रहा है, मैंने इसमें प्रोटीन काइनेज के बारे में बताया, PKC प्रोटीन काइनेज सी और FAK के बारे में बताया। उसके बाद साइटोस्केलेटन प्रोटीन के बारे में हमें बताया, इसको भी ये डिस्टर्ब करता है, और इंडोन्यूक्लियस CAD को भी ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, इतना हो गया। फिर मैंने आपको पाथवे इसका बताया, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक, मैंने दोनों का मैकेनिज्म आपको बताया अच्छे से। फिर हमने बताया आपको रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस, देन आफ्टर इम्पॉर्टेंस, देन आफ्टर फैक्टर। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट एपोप्टोसिस। थैंक यू सो मच बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगा कि हमने मेहनत किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर किए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।